रतलाम में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चल रही हिंसा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो राम का नहीं उनकी लंका लगनी है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत के हिंदुओं से बुजदिली छोड़ने की अपील की है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो मध्य प्रदेश में भी होगा, रतलाम में भी होगा, तुम्हारे घर में भी होगा। तुम्हारे क्या हिंसा से सिर्फ हिंदू पीड़ित है या फिर हिंसा के बहाने हिंदुओं के अलग थलग उन्हें किया जा रहा है? क्योंकि बंगाल में जो हो रहा है वो कौन करवा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज ममता बनर्जी ने मौलानाओं के साथ बैठक की लेकिन हिंदुओं से कोई चर्चा नहीं की। क्या वास्तव में हिंदुओं को जागना होगा? जो चल रहा है उसकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। क्या बाबा की अपील में दम है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, बंगाल के जरिए आखिर कौन पैदा कर रहा है तनाव? यह बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, हिंदुओं को जगाना किस ओर इशारा है, या फिर हिंदुओं को जगाया जा रहा है या फिर अपनी सियासत साधी जा रही है? तीसरा सवाल, क्या वक्फ पर समाज में विभाजन की रेखा खिंच गई है? यह वक्फ कानून समाज को दो हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जी होंगे, कांग्रेस नेता, शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, आप दोनों का स्वागत। राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ हैं, स्वागत आपका। शेख रुस्तम साहब, मुस्लिम स्कॉलर, बहुत स्वागत। आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान को लेकर, जो बयान उन्होंने कहा कि अगर अब बुजदिली छोड़ दो, नहीं तो कुटते रहोगे, पिटते रहोगे, भागते रहोगे। कभी बंगाल से, अब बंगाल से भागना पड़ रहा है, कभी कश्मीर से भागे, कभी दूसरे राज्यों से भागे, तो यह स्थिति बदलनी पड़ेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे किसी रंग से दिक्कत नहीं, मुझे मुस्लिम से दिक्कत नहीं है। जी हाँ, तो फिर दिक्कत किससे है? सवाल बड़ा है। वो कहते हैं मैं मुस्लिम मुस्लिम नहीं, हिंदू हिंदू करता हूं। सबसे पहले शिवम शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूं। लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बयान देते हैं, लेकिन किसी का हिंदू वोट है तो वो चुप हैं, किसी का मुस्लिम वोट बैंक है वो चुप हैं। सवाल यह कि अपनी अपनी सियासत के हिसाब से हर कोई अपनी रोटियां सेंक रहा है। शिवम शुक्ला जी। देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी का इन विषयों में बहुत स्पष्ट और सटीक मानना रहता है कि देश में जब भी कोई इस प्रकार की तुष्टीकरण करने वाली सरकार रहती है, देश में जब भी कोई ऐसी सरकार राज्यों के स्तर पर जिस भी राज्य में रहे जो तुष्टीकरण करने वाली शक्तियों से एसोसिएट करके उनको एक वोट बैंक के रूप में पुष्पित और पल्लवित करने का काम करे, तो देश में हिंदुओं के सामने इसी प्रकार के नरसंहार का संकट खड़ा होता है। और ये बंगाल में कोई अचानक से हो रही है एक फिनोमिना नहीं है। ये जिस प्रकार से लगातार ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा, और वो जो ममता बनर्जी जिनके भीतर जो परवरिश है, जिनके भीतर जो संस्कार है, वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की पाठशाला से आए हुए हैं। तो उन्होंने तुष्टीकरण के मंत्र को बहुत अच्छे से समझा है और उनकी सरकार वहां पर अपनी इन मंसूबों, इस सोच को, इस नियत को चरितार्थ करने का काम कर रही है। और हिंदुओं का नरसंहार कराने में जो ममता बनर्जी और उनकी सरकार, शिवम शुक्ला जी, केंद्र में आपकी सरकार है, आप आंख बंद कर देख रहे हैं क्या केवल बंगाल में जो हो रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रशांत जी, हम लगातार राज्य सरकार के साथ संपर्क और संवाद का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे चाहे अटल जी का कार्यकाल हो, चाहे मोदी जी का 10 वर्षों का कार्यकाल हो, हमने एक भी निर्वाचित तरीके से राज्य की सरकार को बर्खास्त करने का काम नहीं किया है। हमने जनमत का सदैव सम्मान करने का काम किया। हमने राज्य सरकार से अपेक्षा रखी है कि वह राज्य के नागरिकों के बीच धार्मिक आधार पर भेद नहीं करेगा। वह वोट बैंक की लालसा में आकर के अपनी जो एक बहुसंख्यक आबादी है उसको कटने और पिटने के लिए नहीं छोड़ देगा। और ये वही लोग है, कांग्रेस पार्टी आज वहां पे एक प्रमुख अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी। एक अधीर रंजन चौधरी जी को छोड़ दीजिए तो उनके एक नेता ने आज इस पूरे स्टैंड पर, इस पूरे बयान पर कहीं न कोई स्टैंड लेने की, ठीक है, अच्छी बात है। आपने अपनी किसी भी सरकार में, चाहे वाजपेयी सरकार रही हो या अभी की सरकार, किसी आपने राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि जो हो रहा है उससे निपटेंगे कैसे? भाई, बॉर्डर पर बीएसएफ है, उसकी जिम्मेदारी केंद्र की है। अगर राज्य में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फिर भाई एहतियातन कदम तो केंद्र को उठाना होगा। मैं लौटूंगा आपके पास, राकेश, मैं लौट रहा हूं, आ रहा हूं आपके पास। और मेहमान है राकेश चतुर्वेदी जी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीधे तौर पर धमकी भी देते हैं, कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कहते हैं उन्हें मुस्लिमों से दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत किससे? और सवाल यह है कि भाई ये धमकी नहीं है क्या सीधे तौर पर शब्दों में? प्रशांत जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के साथ में बहुत ही इस
सेंसिटिव विषय पर एक बहुत ही बड़ा मैं प्रमाण देने जा रहा हूं सनातन का। हम उस कृष्ण को पूजते हैं जो धर्म हान देखते हुए जो है शस्त्र न उठाने के प्रण के बाद भी उतर करके जो है अपने रथ का पहिया उठा करके धर्म के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उन संतों की हम इज्जत करते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं जो विश्वामित्र जैसे हो, जो शास्त्र से पहले शस्त्र शिक्षा लेकर के सनातन की रक्षा के लिए खड़े हैं। मैं ऐसे संतों के ऐसी इस प्रकार से आक्रामक जो बयान होते हैं या धर्म को जगाने का नहीं है। कुछ बीजेपी के नेता शिवम शुक्ला जी कह रहे हैं कि इनकी सरकार में नहीं किया, इन्हीं का एक राजनेता का बयान था कि मैं पश्चिम बंगाल में फंसा तो आपके गृह मंत्री ने हमें धमकी दिया डीजीपी का कि हमारा मित्र वहां से सुरक्षित आना चाहिए। वहां पर बाकी चलिए मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, आपकी आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है। जी जी मोहम्मद आसिफ, ठीक है लौट रहा हूं मैं। मोहम्मद आसिफ साहब मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? आसिफ साहब आवाज मिल रही मेरी आपको? मिल रही है आवाज आपकी? जी जी मोहम्मद आसिफ साहब, कांग्रेस को यह सब नजर आ जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोल रहे हैं, उनके शब्दों पर आपत्ति कांग्रेस को हो जाती है, उनके बोल पर आपत्ति हो जाती है, लगता है कि भड़काया जा रहा है उनके बयानों से। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है क्या वो कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है? क्या हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है, हिंदुस्तान की मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी बंगाल पर क्यों नहीं बोलती है कांग्रेस? अब या तो बंगाल पर कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है कुछ? या तो आप ही बोल रहे हैं, मुझसे पूछ लो ना, मैं बोलूं या छोड़ दूं? नहीं बंगाल पे बोलेंगे आप? नहीं, मैं सब चीज पे बोलूंगा जी। मैं ये कहूंगा जहां जहां जो जो होता है हिंदुस्तान के अंदर, बुज़दिली कायर वो इंसान है जो धर्म की चादर ओढ़कर बुज़दिली की बातें करता है। बुज़दिल वो इंसान है, कायर वो इंसान है जो 2 साल से पूरा मणिपुर जलता रहा लेकिन किसी के मुंह से मणिपुर निकल के नहीं दिया, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह से। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बुज़दिल वो इंसान है। हिंदुस्तान का ना हिंदू बुज़दिल था ना मुसलमान बुज़दिल है, कोई हिंदुस्तान का नागरिक बुज़दिल हो ही नहीं सकता। अगर बुज़दिल होता तो 80% की आबादी ना होती। हर सरकार के वक्त में, मुगलों का दौर रहा, अंग्रेजों का दौर रहा हो, कभी भी कोई धर्म का लोग जो हिंदुस्तानी सच्चा हिंदुस्तानी है वो नहीं आसिफ साहब टोक रहा हूं बीच में, आप लोगों ने बहुत बोला, मणिपुर पर भी बोला और जम्मू कश्मीर पर भी बोला, लेकिन बंगाल पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप सुनेंगे जब तो बोलूंगा मैं। आप सुनेंगे शुरुआत जब तो बंगाल मैं तो ये कह रहा हूं जहां जहां जो भी गलत तथ्य बंगाल हो, मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र में हो, उसका विरोध होना चाहिए। चाहे सरकार किसी की भी हो। क्या मानना आज आप बंगाल में अगर बंगाल में अगर बंगाल के उत्तर प्रदेश पे भी चर्चा कर लेंगे। मेरे भाई सुन ले, मेरे भाई सुन ले, मेरे भाई आराम से सुन लो, सुन लीजिए शिवम भाई, सुनने की हिम्मत नहीं है। कायर भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बुज़दिल भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रवक्ता है जिन्हें बोलते में डर लगा मणिपुर। सुन लीजिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया। कायर मैं कहूंगा वो इंसान है जो अपनी सत्ता के लिए हिंदू को आगे करता है और धर्म को आगे करता है अपनी कायरता छुपाने के लिए, वो कायर है। हिंदुस्तान का नागरिक कायर नहीं है। कायर भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अब इसका जवाब दे दीजिए शिवम भाई, इसका जवाब कि भाई अपनी सत्ता चलाने के लिए, वोट कंसोलिडेशन के लिए आप ऐसे धर्मगुरुओं को आगे कर देते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। देखिए कोई इस्लामिक धर्म गुरु अगर इस्लाम मतावलंबियों की चिंता करे, उनके बारे में बात करे तो इनको उससे आपत्ति नहीं होती, लेकिन हिंदू धर्मगुरु तो हिंदुओं के बारे में ही बात करेगा। जब भी कहीं पर धार्मिक आधार पर कट्टरता होगी और उसका शिकार हिंदुओं को बनाया जाएगा तभी तो कोई हिंदू धर्मगुरु बोलेगा। और नेता नहीं है कि हर विषय पे उनको बयान देने की आवश्यकता है। जहां पर भी उनके धर्म परंपरा से जुड़े लोगों के प्रचार करेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार बनने ये सारे काम धर्म शास्त्री करेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर उस एजेंट के ऊपर बात कर रहे हैं आज हम, उस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं, उस कायर के बारे में बात कर रहे हैं जो कायर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, बुज़दिल अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहूंगा वो बुज़दिल इंसान है। चलिए ठीक है मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। मोहम्मद आसिफ साहब, शिवम शुक्ला जी, लौटूंगा। शेख रुस्तम साहब मेरी आवाज अगर मिल रही है तो ये बताइए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर अपने समुदाय की, अपनी जाति विशेष की रक्षा की बात कर रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं, उन्हें अवेयर करने की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या मौलाना एकजुट होने की बात नहीं करते? देखिए ये सावधान करना या करना नहीं है जी, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय को उल्हाना देकर, उन पर व्यंग कर, उनको भड़काने
का काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, और सिर्फ बहुसंख्यकों को नहीं जी बल्कि उनके बयान ऐसे संवेदनशील विषय पर ऐसे हैं कि वो अल्पसंख्यकों को भी उकसाने का काम कर रहे हैं। बेहतर होता कि धीरेन्द्र शास्त्री पहले कश्मीर में हिंसा प्रभावित हमारे बहुसंख्यक भाई हिंदू भाई बहनों की त्रासदी को समझ लेते, या मुर्शिदाबाद में जो हिंसा प्रभावित है उनको समझ लेते, या फिर मणिपुर में जो हिंसा प्रभावित है उनको समझ लेते, उनकी त्रासदी के मर्म को समझ लेते, फिर उसके बाद कोई सकारात्मक बयानबाजी करते ताकि उनके जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। लेकिन ये अक्सर देखने में आता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ठीक है, गैर जरूरी बयान संवेदनशील विषयों पर देते हैं, जहां पे आवश्यकता ना हो वहां पे इस तरीके के बयान मजबूर करते हैं। चलिए ठीक है। राकेश चतुर्वेदी जी, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि भाई पहले गंभीरता को समझ लें उसके बाद बयान दें, और ये केवल अवेयर करना नहीं है बल्कि भड़काना है एक पूरे समुदाय को। देखिए प्रशांत जी, बहुत स्पष्टता के साथ मैं तो शेख रुस्तम साहब कहता हूं कि मैंने तो स्पष्टता के साथ रख दिया, लेकिन आप लोग आगे मोहम्मद आसिफ साहब और आप भी शेख जी सुन लीजिए कि अगर इसी तरह के तरीके से सनातनी या हिंदू जो है प्रताड़ित होता रहा तो वह देर नहीं लगेगी, धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे लोगों को बयान भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप एक चीज हमेशा याद रखिए, सनातन का इतिहास जाकर देख लीजिए, जब तक सनातनी जागा है तो इस तरीके से कोई सरकार रोक नहीं पाएगी। जब सरकार हो रहा है उसका खामियाजा जो मोहम्मद आसिफ साहब बोल रहे ना, इनका कांग्रेस पार्टी का बंदा पार्टी में देना चाहिए ना। आपने क्या करिए, आप की बात ही रहा है कि टोपी लगा करके आप चैना खाते हैं बंदूक में जो वहां पर बंद करता है, आपसे नेताओं का इतिहास रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने किस दिन को बोलने आपके मंच पर टीवी पर आपको ठीक है, ठीक आपके नेताओं ने पश्चिम बंगाल को खुल करके हिंदुओं के नरसंहार को। चल मैं आ रहा हूँ राकेश चतुर्वेदी जी, आ रहा हूँ आपके पास। आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं। आलोक वत्स जी, एक बयान, बहुत सारे बयान हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के, उनमें से एक बयान आपको सुनवाता हूं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं बुजदली छोड़ दो, जो पश्चिम बंगाल में हुआ मध्य प्रदेश में होगा, रतलाम में होगा, तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। इस पर आपका डिटेल रिएक्शन। देखिए प्रशांत जी, सर्वप्रथम किसी भी राज्य की शांति व्यवस्था की जिम्मेवारी वहां की प्रदेश सरकार की होती है जी। तो वहां जो कुछ भी हुआ मुर्शिदाबाद में या हो रहा है उसके लिए अगर कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है तो वो है ममता बनर्जी और उनकी सरकार। और वो ये कहते हुए निकल गई कि वक्फ बोर्ड का मामला सेंटर का था, ये उन्हीं से पूछा जाए, उन्हीं को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये सरासर गलत बयान था उनका। लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी ही थी जो कह रही कि भाई मैं अपने राज्य में कानून लागू नहीं करूंगी। देखिए ये उनके अधिकार क्षेत्र बिल्कुल नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगर 10 किलो का पहलवान एक 100 किलो को पहलवान के बारे में कहे कि मैं उसको आज मार के गिरा दूंगा तो ये गलत बयान है। ममता बनर्जी लोकसभा से पारित किसी भी अधिनियम को कानून के प्रावधान से नहीं रोक सकती। बिल्कुल, ये उन्होंने गैर कानूनी सेंटेंस दिया है। और जिस तरीके से आजकल बाबाओं का और मौलाओं का दौर चला हुआ है हिंदुस्तान में, मैं तो कहूंगा कि इन सबको इकट्ठा करके किसी एक जगह जाके पटक दिया जाए और वहीं पर इनकी बयानबाजी सीमित रहे, बाहर कुछ ना निकले। इन लोगों ने जिस तरीके से बयान दे किसी बाबा की या मौलाना की अगर भाषण सुनता हूं तो लगता है कोई नेता बोल रहा है, ये भड़काने की बात करते हैं। एक अभी प्रेमानंद शास्त्री ने कहा कि 4-4 बच्चे पैदा करो। अरे 5 प्यून के जॉब में तो 5 लाख आदमी अप्लाई कर रहा है और 4-4 बच्चा पैदा हो जाएगा तो कहां से जमीन लाओगे, कहां से नौकरी लाओगे? इस देश को अपनी आबादी को सीमित करने की बात होनी चाहिए, तो आप पैदा करने की बात कर रहे हैं जी। तो इन तरीकों से देश नहीं आगे चलेगा। समाज के अच्छे लोगों को सामने आना पड़ेगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण जब तक पैदा नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरीके की लड़ाई चलती रहेगी और ये हम विनाश की तरफ बढ़ते रहेंगे। चलिए शेख रुस्तम साहब, ममता बनर्जी मौलानाओं से चर्चा करती हैं, बैठक करती हैं, हिंदुओं से, एक दूसरे समुदाय से कोई बातचीत नहीं करती हैं, जबकि जो लगातार रिपोर्ट आ रही है वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। क्या ये मजबूर नहीं करता है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धर्म गुरुओं को बयान देने पर? शेख रुस्तम साहब।
जी, इसमें कोई दो राय नहीं जी, है कि जी। ममता बनर्जी जी को दोनों ही समुदाय से संपर्क कर उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए था। जी। अगर वो अल्पसंख्यकों से बात करती है तो उन्हें बहुसंख्यक समुदाय और हिंसा प्रभावित लोगों को भी ये भरोसा दिलाया जाना चाहिए था कि उन्हें ना ही पलायन करने की आवश्यकता है और ना ही उन्हें किसी भी जी। हिंसा से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल, आ रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर वहां पे जी, हाँ। मेंटेन करेगी, लेकिन जी उन्हें वो ये करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये राजनीतिक सवाल ज्यादा है, इसके लिए भाजपा और कांग्रेस के यहाँ पे अधिकृत प्रवक्ता मौजूद है प्रशांत जी, जी। इनसे प्रतिक्रिया ले तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आलोक बख्श जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। दूसरी बात यह कि भाई अगर इस तरह के मामले आएंगे, गंभीरता ममता बनर्जी ने केंद्र पर डाल दिया पूरा मामला कि भाई बॉर्डर की जिम्मेदारी केंद्र की है, देखिए अपनी जिम्मेदारी से भाग रही ना ममता। देखिए जी। सेंटर ने अपना एक्शन लिया है जी। उसने वहां 9 कंपनियां भेजी हैं और वहां पर बीएसएफ और सीआरपीएफ के भी जवान उतारे हैं, तब जाके वहां का सिचुएशन कंट्रोल में आया। लेकिन ये जिम्मेवारी ममता बनर्जी की थी कि वहां के हिंदुओं को ऐसी सुरक्षा दें कि उनको पलायन के लिए मजबूर ना होना जी। पड़े। आज वो वहां से पलायन कर रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेवारी है। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर ठीक। डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी है और उन्हीं के पास गृह मंत्रालय है। लेकिन फिर भी जिस तरीके के बाबा लोग बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके का बयान से समाज में विषमता आएगी, समाज में लड़ाई आएगा, समाज में कोहराम मचेगा। ठीक है, ठीक है। आप बाबा हैं, शांति का पाठ पढ़ाइए। आप ये क्या पढ़ा रहे हैं लोगों को कि ठीक है, ठीक। शिवम शुक्ला जी, क्या आप केवल बयान देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं? अगर बंगाल में जो कुछ हो रहा है, हिंदू पलायन करने को मजबूर है, तब भी आप लोग चुप रहेंगे? देखिए प्रशांत जी। जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभी आलोक जी ने बताया कि केंद्र की सरकार अपने स्तर पर लगातार गंभीरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। सर सॉल्यूशन मिलना चाहिए शिवम भाई। जी, नहीं, सॉल्यूशन हम लेकर के आएंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो इससे भी ज्यादा कठोर कदम उठाने में हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह जो विपक्ष और इनके जो एक पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है लगातार प्रोपेगेंडा फैलाता है कि देश में अल्पसंख्यक आबादी भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद खतरे में है। आप बताइए आज कहां अल्पसंख्यकों का पलायन हुआ? सीए का कानून आने के बाद कितने अल्पसंख्यकों की नागरिकता गई? हम तो देख रहे हैं जहां बट रहे हैं वहां कट सिर्फ हिंदू रहे, हिंदुओं को ही कटना पड़ रहा है। और जहां जहां इनकी सरकारें हैं, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मोहम्मद आसिफ साहब, बंगाल में हिंदू पलायन करने को मजबूर है, उस पर आप नहीं बोलते हैं। दूसरा, एमपी की ही जिक्र कर लूं, एक संदर्भ। कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं तो 90% वोट अगर हमारे पास आ जाएं तो सीट निकल जाएंगी। जो मौलाना हो जी या बाबा हो जी, दोनों की शैली में कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि दोनों की दुकानदारी कठोर अल्फाज इस्तेमाल करने, बेहुदे अल्फाज इस्तेमाल करने में चल रही है। अगर वो ऐसे अल्फाज नहीं बोलेंगे ना तो मीडिया की खबर बनेंगे, ना सुर्खियां बनेंगी, ना सरकारें उनके ऊपर अपने हाथ रखेंगी, ना वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। जी, उनकी दुकानदारी में कहूं सिर्फ इसीलिए चल रही है। अगर वो बिहार की बात करे, अगर कहीं झगड़ा हुआ उसको निपटाने की बात करे, जैसे 14 से पहले हुआ करता था, अगर ऐसे माहौल को सुकून में लाने की कोशिश करे, वाकई धर्मगुरुओं का योगदान होता है। लेकिन आज की लौटूंगा। राकेश चतुर्वेदी जी, दुकान ऐसे बयानों से चल रही है। मोहम्मद आसिफ जी, दुकान तो राजनेताओं की भी चल रही है। अभी हमारे सहयोगी आलोक जी ने बताया कि जब कोई आबादी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। छोटा रिएक्शन है मोहम्मद आसिफ साहब, प्लीज शांत हो जाएं। आसिफ साहब शांत हो जाएं। राकेश चतुर्वेदी जी, जी ठीक जी। शेख रुस्तम साहब, चुनाव है, उस मद्देनजर लग रहा है कि हित हर कोई अपना साध रहा है, बंगाल में भी, बाकी जगह भी। देखिए, बंगाल भारतीय जनता पार्टी की और टीएमसी की अपनी सियासत है और मुर्शिदाबाद में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे उसका राजनीतिक कनेक्शन, उसका असर पूरे देश में और एमपी में भी है। देखिए, एमपी, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों में बहुत अंतर है प्रशांत जी। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक असाध्य लक्ष्य रहा है और इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने मुकम्मल तौर पे बंगाल को लक्ष्य किया हुआ है। हालांकि देखिए, वहां पर यदि किसी को
वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करना है तो उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके हैं, संवैधानिक अधिकार है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है और ना ही हिंसा करने की। और आखिरी, माफी चाहूंगा, आखिरी क्लोजिंग कमेंट आलोक वत्स जी का। देखिए जी, आसिफ भाई ने सही कहा है कि ये मौलाना और ये बाबा ये लोग अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं और जो जितना भड़काऊ भाषण देगा उसकी दुकान उतनी चलेगी। और ठीक कहा है जी मुस्लिम स्कॉलर ने भी कि आप प्रदर्शन कीजिए, लोकतंत्र में आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हिंसक नहीं है। दूसरे की लिबर्टी जहां शुरू होती है वहां आपकी लिबर्टी खत्म हो जाती है। अब मैं अपना पैर किसी के नाक पर रख दूं, कहूं कि मैं तो लिबरल हूं, ये नहीं हो सकता है। जहां आपकी आजादी शुरू होती है मेरी आजादी वहां खत्म हो जाती है। चले माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन बंगाल में जो हो रहा है, हिंसा हो रही है वक्फ कानून पर लगातार, और इतना ही नहीं, ममता खुद वक्फ कानून का विरोध कर रही थी। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय लगातार हिंसक हो रहा था। अगर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा तो इस तरह के बयान आए हैं। हालांकि ऐसे बयान जिन्हें भड़काने वाला जरूर कहा जा रहा है, थोड़ा संयम बरता जाना था ऐसे बयानों को देने से पहले। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महा डिबेट में आज के लिए बस इतना ही।